पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला में 210 करोड़ रुपए लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं की ओर से लगाए विभिन्न स्टॉलों को भी देखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि वो प्रधानमंत्री को पूरे उत्तराखंड की ओर से सशक्त, सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र निर्माण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। सरकार का लक्ष्य केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। कैबिनेट की उप समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें, सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। आरक्षण की रिपोर्ट उप समिति अध्यक्ष मंत्री सुबोध उनियाल ने रिपोर्ट सौंपी है, जहां ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अलग मानक होंगे। अब जिले को माना जाएगा इकाई, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख के लिए इकाई, बीडीसी सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों के लिए इकाई, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए भी माना जाएगा इकाई। किसी जिले में ओबीसी ज्यादा भी हैं तो भी 28% से ज्यादा आरक्षण उन्हें नहीं दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट इस खबर पर जुड़ चुकी है। शुभांगी, देखिए, इस रिपोर्ट की सभी को बेसब्री से इंतजार था, जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव कराने को लेकर एक तरफ कोर्ट की तरफ से प्रेशर जरूर है, क्योंकि कोर्ट लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। इसको लेकर सरकार ने एफिडेविट जो है वो भी कोर्ट में जो है पेश किया है। और ऐसे में अब क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से डिले हो रहा था और जिस तरीके से अब तमाम जो पंचायतें हैं वो खाली हो गई हैं, उसमें ना भी चुनाव होने की कोई डेट थी और जिन प्रशासकों को वहां पर तैनात किया गया था उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है। इसको देखते हुए 4 तारीख को जब कैबिनेट बैठक हुई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है मंत्री सुबोध उनियाल को बनाया गया। उसमें मंत्री सौरभ बहुगुणा और मंत्री रेखा आर्य को सदस्य बनाया गया। और 4 तारीख को ये उप समिति के गठन होने के बाद 7 तारीख को इस पहली समिति की जो है पहली बैठक हुई, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर खासकर चर्चा हुई, क्योंकि ओबीसी आरक्षण जो है एक बीच में अड़ंगा बना हुआ था। लेकिन इससे पहले भी एक एकल सदस्यीय आयोग जो है वो बनाया गया था पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर। वो अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप भी चुका था, लेकिन अब सरकार ये चाहती थी कि उस रिपोर्ट को एक और बार उसका परीक्षण किया जाए, इसीलिए इस उप समिति का गठन किया गया। जो उप समिति बनी है उन्होंने इस पर जो है इसका परीक्षण किया और एक बार फिर ये रिपोर्ट जो है अब फिर से सरकार को सौंप दी गई है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि 11 तारीख को एक बार फिर से कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है। और इस कैबिनेट बैठक में जो इस बार रिपोर्ट सौंपी गई है और जिस तरीके से उप समिति ने इस बार अपने जो चर्चाएं हुई हैं, जो सुझाव है वो सरकार को दिए हैं, ये अब जो है प्रस्ताव के रूप में कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पिछली जो 2 कैबिनेट रही है उसमें हमने देखा कि इंतजार यही हो रहा था कि पंचायत को लेकर कोई बड़ा फैसला, निर्णय जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से रिपोर्ट सौंप दी गई है और जिस तरीके से उप समिति ने अपना फाइनल डिसीजन जो है वो दे दिया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 11 तारीख को जब कैबिनेट होगी तो उसमें ये प्रस्ताव के तौर पर लाया जा सकता है। इस बार अगर पंचायत की आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि 28% से ज्यादा, चाहे ओबीसी जो लोग हैं वो ज्यादा भी होंगे, लेकिन 28% से ज्यादा जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे में
चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के लिए हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हो, ब्लॉक स्तर पर हो, इनको इकाई के तौर पर जो है बांटा जाएगा। और अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही इस बार जो है पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में जो उप समिति है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहने वाला है और सबकी निगाहें जो है अब 11 तारीख की कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए सभी को 11 तारीख का इंतजार है और माना जा रहा है कि इसमें तमाम चीजें सामने आएंगी। तो इसके बाद ये माना जा सकता है कि जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे, जिसका विपक्ष भी लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, पंचायत चुनाव लगातार टल रहे हैं, प्रशासकों की जो तैनाती थी, जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में अब क्योंकि रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसे में जो इसके सदस्य हैं उप समिति के, उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द जो है चुनाव कराए जाएंगे जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि सरकार भी अपने तरीके से पूरी तैयार है और सरकार लंबे समय से ये बात कह रही है कि जैसे ही हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद तुरंत जो है प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराएंगे। और विपक्ष भी लगातार इसको लेकर कई तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों पंचायत चुनावों को इतने लंबे समय से टाला गया, आखिर क्यों प्रशासकों को बार बार तैनाती उनकी की जा रही है। ऐसे में अब जो रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्योंकि इसमें किस तरीके से बिल्कुल शुभांगी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से ये भी है कि उत्तराखंड में यात्रा सीजन में जाम की समस्या बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो बात हम हरिद्वार की कर ले, चाहे देहरादून की कर ले, यात्रा मार्ग पर लंबा जाम देखा जा रहा है। गर्मी है, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग जाम में फंसे हैं। 10-10, 12-12 किलोमीटर का सफर लोग 3-3, 4-4 घंटे में पूरा कर पा रहे हैं। यात्री बेहद परेशान हैं। यात्रियों में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसकी वजह से व्यवस्थाएं धड़ाम हो चुकी हैं, व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुल चुकी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर गर्मियों की छुट्टियां हो गई, लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं और इस तरीके का लंबा जाम उन्हें झेलना पड़ रहा है। इसमें दोनों बातें हैं। अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से आप देखेंगे तो वो कम पड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उत्तराखंड की ब्रांडिंग इतनी अधिक हुई है कि पर्यटक बढ़े हैं यहाँ पर। जब पर्यटक बढ़े हैं तो ही अवस्थापना सुविधाएं कम हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, पर्यटन आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए सुखद संकेत है आगे हमारी आर्थिकी के लिए। हाँ, जहाँ तक अवस्थापना सुविधाएं जुटाने की बात है तो हम लोग उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि अवस्थापना सुविधाएँ जुटाने में समय लगता है, कोई चीज़ बनाने में समय लगता है, तो धीरे धीरे हम उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जिस ग्रोथ के साथ हमारा पर्यटन बढ़ रहा है उसी ग्रोथ के साथ हम अपने अवस्था सुविधाओं को भी आगे बढ़ाएं। निकट भविष्य में आप देखेंगे ये सब समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट लगातार जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, देखिए व्यवस्थाएं धड़ाम हो चुकी हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, बड़ा सैलाब देखा जा रहा है पहाड़ों पर। लेकिन चाहे वो बात मैदान की कर ले, चाहे वो बात पहाड़ों की कर ले, स्थितियां बद से बदतर। बिल्कुल देखिए, एक तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में जिस तरीके से बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो बाहर राज्यों से लोग जो है यहाँ पर घूमने आते हैं, पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। और चारधाम यात्रा के लिहाज से क्योंकि पीक टाइम है, इस वक्त बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन जो दावे चारधाम यात्रा से पहले किए जा रहे थे, खासकर ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और ऐसे में जो कहा जा रहा था कि हमने ABC प्लान बनाया है, हमने डाइवर्जन प्लान बनाए हैं, हम किसी भी तरीके से पिछले बार की जैसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं ये दावे जो है धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर नजर आ रही है। कैची धाम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 7-7 घंटे लोग अपनी गाड़ियों पर इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जा रहे हैं वो कई घंटों तक जो है इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत पूरे प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। चाहे मैं राजधानी देहरादून की बात करूं, चौराहों पर गाड़ियां इस कदर फंस रही हैं कि वहां पर पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है कि वो ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से संचालित कर सके। जो इमरजेंसी हमारी जो एम्बुलेंसेज है या जो इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं, पुलिस विभाग की गाड़ियां हैं, कई ऐसी जब इमरजेंसी वाला टाइम होता है, जब आपको एम्बुलेंस निकालनी होती है, स्थिति इतनी बदतर है कि वहां से एम्बुलेंस निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की तैयारियों का दावा पहले किया गया था वो किसी भी तरीके से अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ऋषिकेश की हम तस्वीरें देखें, हम हरिद्वार की तस्वीरें देखें, हम देहरादून की तस्वीरें देखें, ये 3 जगह ऐसी है। और खासकर नैनीताल की तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि कैची धाम हम देख रहे हैं कि 15 जून को बहुत बड़ा मेले का आयोजन वहां पर होता है और ऐसे में अभी से पर्यटक जो है वहां पर जुटने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली। देखिए, एक तरफ देखिए बीजेपी के विधायक स्वीकार तो कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कुछ कमी है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्यटन है, जो पर्यटक जब पहुंचते हैं तो उत्तराखंड को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन जब इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, 10-10 किलोमीटर का रास्ता लोगों को
4-4, 5-5 घंटे तय करना पड़ रहा है, तो कैसे जब वो जाएंगे तो एक कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक उत्तराखंड के लिए देकर जाएंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने विनोद चमोली जी का बयान सुना, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि हम कई चीजों में पीछे हैं, कई चीजों की तैयारियां जो हैं अभी ठीक से नहीं हो पाई हैं। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि ब्रांडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तो पहले से ही तैयार जो है प्रदेश को रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर चार धाम की शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करके जा रहे हैं, अगर हमारे हर वर्ष श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके की तैयारी जो है धरातल पर देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में जब चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, इसी वक्त का इंतजार तमाम जो व्यावसायिक लोग हैं वो करते हैं, श्रद्धालु इस वक्त का इंतजार करते हैं कि आखिर कब चारों धामों के कपाट खुलेंगे, आखिर कब गर्मियों की छुट्टियां होंगी और हम बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ उत्तराखंड देवभूमि जाएंगे। ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि उसी तरीके के इंतजामात हो, खासकर ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि जहां पर 2 घंटे आपको लगने चाहिए वहां पर आप 7-7 घंटे इंतजार कर रहे हैं, जहां आपको 5 घंटे लगने चाहिए वहां आप 10 घंटे इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है जरूर खड़े होते हैं और लगातार ये प्रयास, सवाल बहुत है, सवाल उन पर्यटन के मन में भी है जो इस तरीके के लंबे जाम में घंटों फंस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है, इसी के साथ सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है, वहीं सड़कों में दबाव काफी बढ़ गया है, चारों ओर जाम देखने को मिल रहा है। देहरादून के व्यस्ततम चौराहे रिस्पना पुल पर भी, जहां पर जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। इसके अलावा गर्मी से भी लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है, इसी के साथ सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाहरी राज्यों से लोगों का यहाँ आना लगातार जारी है। ऐसे में सड़क पर जो दबाव है वाहनों का वो बढ़ गया है और इसी को लेकर के तमाम जगह जो जाम है वो स्थिति जो है वो विकट होती जा रही है। लोग घंटों जाम में सफ़र कर रहे हैं और गर्मी ने उनका हाल और बेहाल कर रखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिस्पना चौक पर, देहरादून के, जो कि सबसे व्यस्तम चौक है और यहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लंबी लंबी गाड़ियों की जो लाइन है वो लगी हुई है, लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में पुलिसकर्मी भी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि देखिए रोकने के बावजूद भी जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और बीच में ही जो अपने वाहन में लगा देते हैं, जिससे जाम की स्थिति जो है और विकट हो जाती है। लोगों को कई बार समझाया जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही यात्रा करें, लेकिन ऐसे में वो मानते नहीं और जाम की स्थिति जो है और विकट हो जाती है। हम इस वक्त सबसे जो व्यस्तम इलाका है वो चौराहा है, वो देहरादून का रिस्पना चौराहा है, जहाँ पे चारों तरफ से इस वक्त जो है वो जाम की स्थिति है। हालांकि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार जो ट्रैफिक का संचालन है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वाहनों का दबाव जो है वो बढ़ रहा है सड़कों पर, क्योंकि चारधाम यात्रा है और साथ में सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। पुलिसकर्मी भी हालांकि यहाँ तैनात है, लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम फिर साबित कर। आप कितने बजे ड्यूटी कर रहे हैं? मैडम आजकल चारधाम यात्रा का सीजन चला हुआ तो थोड़ा ट्रैफिक का दबाव भी रहता है। अधिकतर वाहन जो है वो कहाँ से, बाहर के हैं कि उत्तराखंड के? लगभग बाहर के भी है, आधे लगभग बाहर के हैं, यहाँ के भी है, लोकल भी है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं ट्रैफिक का, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? मैडम ये ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं, उनके माध्यम से जो भी किसी भी प्रकार के उल्लंघन करते हैं उसका ऑनलाइन चालान किया जाता है। गाड़ी भी सीज की जाती है? जी, गाड़ी की भी कार्रवाई की, सीज की भी कार्रवाई की जाती है। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन साथ में जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है, ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर के जिस तरीके से पुलिसकर्मी ने जानकारी दी है, ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि अभी जो चारधाम यात्रा है वो लंबी खिंचेगी और कितना पुलिस प्रशासन जो है वो नियम का पालन करा पाता है और किस तरीके से जो जाम है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र तूडी के साथ मैं दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। वीकेंड के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक नैनीताल की वादियों और कैथी धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। भीमताल, काठ गोदाम, हल्द्वानी और भवाली मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिक्कत तो एक तो ये है कि एक तो पीक समय है और पीक में इन लोग का जो टोल और फेयर जितना ये चीज रहता है वो हाइक हो जाता है। जैसे कि अगर बाहर की कोई गाड़ी है और बाहर की गाड़ी देख के तो पहले बाहर ही रोक देते हैं
और अगर यहाँ की कोई लोकल गाड़ी है तो सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं, और बाहर की गाड़ी तो 500 रुपीज जैसे आप यहाँ पार्किंग है, टोल है, तो ये सब देना पड़ता है। तो और डाइवर्जन करते हैं, बाहर की गाड़ी तक तुरंत रोक के बहुत बाहर रोक देते हैं, तो ये सब। और जैसे मॉल रोड पे कोई बाहर की गाड़ी आने नहीं देते जब तक वो प्राइस हम लोग पे ना करें, तो यही सब दिक्कत है जो। और पीक सीजन चल ही रहा है, जैसे सबको पता है, टूरिस्ट ज्यादातर आ रहे हैं, तो ज्यादातर आने टूरिस्ट वजह से इन लोग का फिर किसी भी तरह इन लोग ने बढ़ा रखे हैं प्राइसेस की। क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने बढ़ा रखा है कि ये पीक सीजन में बढ़ा है। हरिद्वार में भीषण गर्मी के बीच यात्रा व्यवस्था को संभालने में लगे जवानों के बीच एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पहुंचे। एसएसपी ने ड्यूटी कर रहे यातायात थाना, पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को पानी की बोतल, केले और बिस्किट के पैकेट वितरित किए। एसएसपी ने जवानों को विभाग की भीड़ की हड्डी बताते हुए कहा कि 4 दिन शहर में जाम रहा क्योंकि 1 लाख से ऊपर गाड़ियां एक दिन में शहर में आ रही थी। इतनी गाड़ियों के फ्लो को नियंत्रित करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। एसएसपी ने कहा कि आगे के लिए मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से हरिद्वार में अप्रत्याशित तौर पे गाड़ियों का आवागमन हुआ है। एक डाटा के मुताबिक करीब 1 लाख से ऊपर गाड़ी एक दिन में हरिद्वार को क्रॉस करा है, उसको जो हमारे टोल से हमारे पास रिकॉर्ड आया है। इतनी गाड़ियों के फ्लो को नियंत्रित करना, इतने गाड़ियों के फ्लो को हमारा पार्किंग में एक्युमुलेट करना, उसके बाद वहाँ से निकालना, तो सभी पुलिस कर्मियों के लिए जो हमारे रूट में लगे थे, ऐसे चौराहों पर लगे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट पर लगे थे या फिर बॉटलनेक्स पर लगे थे, उनके लिए काफ़ी मेहनत इस बीच हुई है। आज मेरे द्वारा ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित करके सभी उन पुलिसकर्मियों से वार्ता की गई है, पॉइंट टू पॉइंट सभी से बात की गई, और आगामी किस तरीके से ट्रैफिक की मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से आगे कांवड़ के लिए हम लोग और अच्छी बेहतर योजना बना सकते हैं, उसके लिए ग्राउंड पे आज एक हम लोगों के द्वारा सभी से बात की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम जनता को राहत दिलाने की लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि वीकेंड हमारे लिए हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से की गई थी, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा स्लो जरूर रहा, लेकिन हालात कंट्रोल में थे। आगे आने वाले समय के लिए और बेहतर प्लानिंग की जाएगी। वीकेंड्स तो हमेशा पुलिस के लिए काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसकी तैयारी हमने पूर्व से कर रखी थी और इसी वजह से इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम आया था उसको हम लोग निकाल पाने में सक्षम रहे। कहीं भी ऐसा बड़ा जाम नहीं लगा, लेकिन स्लो ट्रैफिक ज़रूर रहा क्योंकि यहाँ सारे बोटलनेक्स हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया था। तो लेकिन उसके बावजूद सारे ट्रैफिक प्लान्स हमने एक्टिवेट किए, सारे पुलिस फोर्स को लगातार ड्यूटी पे रखा और उनको चेक करते रहे, तो इसकी वजह से कहीं लंबा जाम लगने की सूचना नहीं आई। लेकिन स्लो ट्रैफिक है, ये बात माननी होगी और भविष्य के लिए इसके लिए हमें और अच्छी प्लानिंग करनी होगी। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बने हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार 3.0 को भी 1 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर हिंदी खबर संवाददाता शुभांगी भट्ट ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भाजपा सरकार की 11 साल सेवा, समृद्धि और सुशासन के रहे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सत्ताधारी एनडीए सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से भी उनका एक अलग लगाव रहा है। कई बार वो आए हैं, कई घोषणाएं की हैं और कहीं ना कोई बड़ा योगदान जरूर रहा है। ये 11 साल जो पूरे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की सेवा करने का मौका दिया और उसी के साथ साथ ये 11 साल जो आपने बात कही है केंद्र सरकार के हो गए हैं, ये सेवा, समृद्धि, सुशासन के रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस देश ने तरक्की करी है पिछले 11 साल में, आप देखिए लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से आज हम 4th बिगेस्ट इकॉनमी हो चुके हैं। 4.17 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के हम बात कर रहे हैं, आज डबल हो गई है 11 साल में। उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को साथ लेके चलने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, देश के 140 करोड़ लोगों के आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि ये मैं प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का हूँ, मैं प्रधानमंत्री सारे देश के लोगों का हूँ, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि आज जितनी भी स्कीम चल रही हैं
वो ज़्यादातर हमारे 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर रेखा के ऊपर उठाया है इन 11 सालों में, और उसके साथ हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया गया है। तो इसमें मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले भी जो लगभग हमारे पास तीन साल और हैं अगले इलेक्शन के लिए, इन 3 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी हमारी, और उसी के साथ साथ हम 3rd बिगेस्ट हमारी GDP होगी पूरे देश विश्व में, उसको हम अचीव करें। और मैं देश की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो देश को सशक्त भी बना रहा है और देश को समृद्धि की राह और भी ले जा रहा है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। और क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है उसको 11 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से हमारी भाजपा जो सरकार अभी इस वक्त देश में है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ के विकास में योगदान दिया है, इस पर कैबिनेट मंत्री बातचीत करते हुए नजर आए। देहरादून से हिंदी खबर के लिए मैं शुभांगी भट्ट। हरिद्वार में भाजपा नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची से दरिंदगी कराए जाने का मामले से राजनीति गरमाई हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी जलाया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सिर्फ आरोपी महिला को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए और आरोपी महिला के भाजपा नेताओं के साथ फोन पर हुई चैट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर उत्तराखंड के गवर्नर से भी मिलने जा रही हैं। CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी CBI जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड शिक्षा महकमे में माध्यमिक स्तर के क्लस्टर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, व्यवस्थाओं को सुचारू और मजबूत करने के लिए नई कवायद शुरू की है। शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन की सुधारने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 13 जनपदों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। 7 से 10 जून तक प्रदेश के स्कूलों में भ्रमण कर माध्यमिक क्लस्टर विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजेंगे। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहाँ पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहाँ पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आका जाएगा। वहाँ पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इनकी शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर रही है और कार्यरत रही है। जसपुर में एक मदरसे को हाईकोर्ट के आदेश पर SDM और तहसीलदार ने खोलने के आदेश जारी किए। प्रशासनिक टीम ने बिना पंजीकरण के संचालन और कई खामियां मिलने पर मदरसे को सील कर दिया था। मदरसे के प्रबंधक मुबारक हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब मदरसे को जल्द ही खोल दिया जाएगा। एक नोटिस हमें श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त हुआ था कि आपका मदरसा जो है सील किया जा रहा है। उसके संबंध में हमने एक जवाब दाखिल किया था, जिसमें हमने बताया था कि हमारे मदरसे में चूँकि तहतानिया, फुकानिया और मुंशी मौलवी स्तर की शिक्षाएं नहीं होती हैं, इसलिए हमारे मदरसे को सील ना किया जाए और इसके लिए हमें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ झगड़ा एक शब्द का था, मकतब और मदरसे का। क्योंकि हमें यहाँ से जब न्याय नहीं मिला तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, जहाँ आज हमारे पास एक आदेश पारित हुआ है हमारी रिट पिटीशन नंबर 1572/2025 के संदर्भ में, जिसकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय को दी है और आपने साहब ने हमें आदेशित किया है, मतलब अपने तहसीलदार साहब को आदेश दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत अमल में लाया जाए। इसके लिए हम उनके आभार। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा ये निर्णय आदेश आया है, जिसके क्रम में जो मदरसा जिसको सील किया गया था
हाँ, इसका नाम है मदरसा अरबिया सुन्नत रियाजुल उलूम। तो इसको सील मुक्त करने के आदेश प्राप्त, तो उसका अनुपालन किया जाएगा, जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।